am your physics faculty Amit Sharma. Today we are going to start a very new interesting session of magnetic effect of current. बेसिकली ये हमारे क्लास 10 के वन शॉट सीरीज का तीसरा चैप्टर है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी और लाइट चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा था। आज उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज का जो हमारा सेशन है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। तो आज का सेशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जिस तरीके से बाकी दो चैप्टर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट थे, उसी तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास, मान लो एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करेगा? एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। आज उन्हीं फिनोमिना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में अगर किसी ने बताया था, हमें समझाया था, तो बताया था ऑस्टर्ड नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था और बेसिकली एक्सपेरिमेंट हो गया था, रैंडमली हो गया था, ये करना नहीं चाह रहे थे, ये हो गया था एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने बताया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी कोई कंडक्टर है जिसके अंदर तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है, तो वो अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो देखते हैं उनका एक्सपेरिमेंट क्या था। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, यानी पूरा का पूरा एक सर्किट ले लिया। दिख रहा है क्या? एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिख रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, पूरा का पूरा वायर है, एक की है, यहाँ पे स्विच है। तो उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट ले लिया जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था। उस इलेक्ट्रिक सर्किट के पास उन्होंने एक कंपास को रख दिया, कंपास निडल को रख दिया। और कंपास निडल जो होता है वो मैग्नेटिक निडल होता है, ध्यान रखना, कंपास निडल इज अ मैग्नेटिक निडल। तो जब उन्होंने इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, इस वायर के पास कंपास निडल को रखा, तो उन्होंने क्या देखा कि भाई मेरा जो कंपास निडल है ना वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। यानी मान लो इनिशियली जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था ना कंपास उसमें कंडक्टर में, तो तुम्हारा कंपास निडल बिल्कुल ऐसा था स्ट्रेट, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो कर रहा है कंपास निडल इस तरीके से डिफ्लेक्शन शो कर गया। यानी कंपास का एक निडल जो है वो ऊपर चला गया, दूसरा जो निडल है वो कहां गया? नीचे आ गया। तो कंपास निडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अब जरा सोचो, कंपास निडल कैसा निडल है? मैग्नेटिक निडल। और अगर कोई मैग्नेटिक चीज डिफ्लेक्शन शो कर रही है, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर पक्का किसी ना किसी ने क्या किया होगा? एक मैग्नेटिक फोर्स लगाया होगा। जो चीज पास जा रही है उसको किसी ने खींचा होगा, अट्रैक्ट किया होगा, और जो चीज दूर जा रही है उसको किसी ने क्या किया होगा? रिपेल किया होगा। यानी वहां पे पक्का कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है। उसी मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया? उनके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगाया जिसकी वजह से किसी एक को अट्रैक्ट कर रहा है और दूसरे को रिपेल कर रहा है। क्लियर? तो जरा ध्यान दो यहाँ पे क्या हुआ। एक कंपास निडल बिल्कुल इनिशियली स्ट्रेट था, लेकिन जैसे इस कंडक्टर के अंदर तुम्हारा करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया, तुमने क्या देखा? ये जो नॉर्थ निडल था ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, और जो साउथ निडल था वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। यानी साउथ को किसी ने नीचे की तरफ धक्का दिया और ये जो नॉर्थ निडल था उसको किसी ने ऊपर की तरफ खींचा। यानी एक के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा, खींचने का मतलब क्या? अट्रैक्टिव, और नीचे धक्का देने का मतलब क्या? रिपल्सिव। यानी मैग्नेटिक निडल को अगर कोई अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है तो कौन कर सकता है? कोई दूसरा मैग्नेट या कोई दूसरा ऐसा मटेरियल जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो। तो यहां से यही कंक्लूजन निकाला गया, ये करंट कैरिंग एलिमेंट क्या करता है? अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस आया, जैसे कि ये मैग्नेटिक निडल आ गया इसके मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में, तो इसके ऊपर क्या लगा? एक मैग्नेटिक फोर्स लगा, और उसकी वजह से कंपास निडल ने क्या शो किया? डिफ्लेक्शन शो किया। क्लियर? तो ये था तुम्हारा ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक चीज और करा, क्या? कि करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करके देखा। अभी देखो करंट ऐसा फ्लो कर रहा था, अब इन्होंने बैटरी को रिवर्स कर दिया। पहले बैटरी का इधर पॉजिटिव था, नेगेटिव, अब जहां पॉजिटिव था वहां नेगेटिव कर दिया, और जहां पे नेगेटिव था वहां पॉजिटिव कर दिया। तो ऑब्वियसली करंट का डायरेक्शन क्या हुआ? रिवर्स। तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से उन्होंने क्या देखा कि जो डिफ्लेक्शन था वो भी रिवर्स हो गया। पहले नॉर्थ वाला ऊपर जा रहा था, क्या? अब नॉर्थ निडल हमारा कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है, और साउथ निडल हमारा कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया। इसका मतलब क्या है
कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो गई होगी, रिवर्स हो गई होगी। क्लियर? तो करंट के डायरेक्शन को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। यही था ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। तो ऑस्टर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या कहा कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो वो अपने अराउंड क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई आया तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। क्लियर? बात आई समझ में? ठीक है, यही तुम्हारा लिखा हुआ है। ऑस्टर्ड डिस्कवर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यानी ऑस्टर्ड ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में एक रिलेशनशिप जनरेट कर दिया। और ये पूरा का पूरा वही लाइन है जो मैंने तुम्हें समझाया। In his experiment, he noticed that when a magnetic compass is placed near a current carrying wire, it produces a magnetic field, ठीक है, around it which deflect the compass needle. Clear? चल अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ये वही डेफिनेशन लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मैग्नेट। क्योंकि देखो यार, जब भी अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला जो वर्ड आता होता है मैग्नेट। क्योंकि बचपन से हम मैग्नेट देखते हैं, एक मैग्नेट है जो दूसरे किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे आयरन है, लोहा है, लोहे को अट्रैक्ट कर लेता है, या स्टील को, लोहे को, कोबाल्ट को, निकल को, इस तरीके के सब्सटेंस को क्या करता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है। यानी कि ये सारे के सारे मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल क्या, जिनको तुम्हारा मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेना या रिपेल कर दे, उसको तुम क्या कहोगे, तुम मैग्नेटिक मटेरियल कहोगे। क्लियर? चलो, तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट की अगर बात करें तो ये सारे के सारे जितने भी तुम्हारे मैग्नेट्स है ना, दिस ऑल आर परमानेंट मैग्नेट। इनको परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा रहती है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते रहते हैं, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म नहीं होती है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा बार मैग्नेट। इस चैप्टर के अंदर अगर हम सबसे ज्यादा अगर किसी मैग्नेट की बात करेंगे तो कौन से मैग्नेट की बात करेंगे, बार मैग्नेट की बात करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है तुम्हारा हॉर्सशू मैग्नेट, रॉड मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट और वैन मैग्नेट। ठीक है, ये कई तरीके के तुम्हारे परमानेंट मैग्नेट हैं, लेकिन इस चैप्टर में जिस मैग्नेट की बात करने वाले वो क्या है, परमानेंट मैग्नेट। तो मैग्नेट होता क्या है? मैग्नेट वो होता है जो अपने अराउंड क्या कर सके, एक मैग्नेटिक फील्ड बना ले, और उस फील्ड के अंदर कोई भी आएगा तो ऑब्वियसली उसे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, यही तो होगा। यानी मैग्नेट इज अ मटेरियल व्हिच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, या फिर ये कह सकते हो मैग्नेट इज अ मटेरियल व्हिच अट्रैक्ट एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेट वो मटेरियल है जो किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सके। बात आई समझ में? बगल में आयरन रखा है, अट्रैक्ट कर लिया। बगल में तुम्हारा कोबाल्ट रखा हुआ है, अट्रैक्ट कर लिया। बगल में तुम्हारा क्या रखा हुआ है, मान लो जिंक रखा हुआ, उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। यानी एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस जिसको कोई अट्रैक्ट कर सके। अगर मान लो ये मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट क्या करेगा, आसपास में जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस रखे होंगे ना, उसे अट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर? बात आई समझ में? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैग्नेट और मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखो, पहला डेफिनेशन वही लिखा है, मैग्नेट क्या होता है, जो मैंने तुम्हें अभी समझाया। मैग्नेट क्या होता है? Magnet is a substance which attract a small piece of magnetic substance like iron, cobalt, nickel. Iron, cobalt, nickel ये सारे magnetic substance है, और इन substance को अगर कोई attract कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, it means कि वो क्या है, magnet है। या दूसरी लाइन क्या लिखी है मैंने यहाँ पे, देखो, the substance which produce magnetic field around it। कोई भी substance जो अपने चारों तरफ, अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर ले, उसे भी तुम क्या कहोगे, मैग्नेट कहोगे। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पे जो मैग्नेट लिया है, कौन सा मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट है ये, बार मैग्नेट है। तो जब भी कभी मैग्नेट की बात आए तो सबसे पहली जो बात तुम्हें ध्यान रखनी है, वो पता क्या ध्यान रखनी है, कि जो हमारा मैग्नेट होता है ना, उस मैग्नेट के दो पोल होते हैं। जैसे देखो, ये एक एस है और एक एन है। ये हमारा एन का मतलब हो गया नॉर्थ, एन का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ, और एस का मतलब क्या हुआ, तुम्हारा साउथ हुआ। तो इनको कहते हैं पोल। एक मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक होता है साउथ और दूसरा क्या होता है, तुम्हारा नॉर्थ होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक बातें हैं। मैग्नेट के पास, बार मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट है, उसके दो पोल होंगे, एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। चलो, तो मैग्नेट समझ में आ गया। अब इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसको देखते हैं जरा। देखो, कुछ प्रॉपर्टी यहां पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं।
ये देखो मैग्नेट की अगर बात करूं तो मैग्नेट अगर मान लो यहाँ पे एक मैग्नेट है मेरे पास, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसके बगल में अगर मैंने यहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेट रखा, दूसरे मैग्नेट का रख दिया साउथ पोल और यहाँ रख दिया नॉर्थ पोल, तो ये साउथ और साउथ आसपास में रखे हुए क्या, तो हमेशा ना सेम पोल या लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी साउथ है तो वो साउथ को हमेशा क्या करेगा, दूर भगाएगा अपने से, या नॉर्थ है तो नॉर्थ को भी हमेशा क्या करेगा, अपने से दूर भगाएगा। और अनलाइक पोल या ऑपोजिट पोल हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो साउथ पोल है वो इस वाले को भी इधर की तरफ धक्का देगा और ये साउथ पोल इस साउथ को भी इधर की तरफ धक्का देगा। यानी कि सेम पोल रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ये चीज ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम बना हुआ है, यहाँ देखो ये दोनों साउथ पोल है क्या, तो दोनों ने एक दूसरे को दूर भगाया, धक्का दिया। लेकिन सेकंड देखो, यहाँ नॉर्थ है और यहाँ क्या है, साउथ है। एक नॉर्थ है और दूसरा क्या है, साउथ है, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, अपनी तरफ खींचा, अट्रैक्ट किया। उसी तरीके से यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, दोनों सेम पोल हो गए, तो दोनों ने एक दूसरे को धक्का दिया, बाहर की तरफ भगाया एक दूसरे से। यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे क्या है, नॉर्थ है, तो दोनों ने एक दूसरे को अपनी तरफ खींचा। यानी सेम पोल अट्रैक्ट, सेम पोल रिपेल ईच अदर और डिफरेंट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? तो यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी तुम्हारी यही लिखी है, इसको पढ़ो। अनलाइक पोल, अनलाइक का मतलब डिफरेंट पोल, अट्रैक्ट अनलाइक पोल रिपेल। क्लियर? बात आई समझ में? ओके। अब सेकंड प्रॉपर्टी, एक चीज और ध्यान दो कि जो हमारे मैग्नेटिक पोल्स होते हैं ना, वो हमेशा डायपोल होते हैं, यानी सिंगल कभी एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मान लो अभी तुम्हारे पास ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ, तुमने इसको बीच में से तोड़ दिया ऐसा, तो तोड़ने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा क्या, ये ऐसा और ये ऐसा, यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ है। तो ये मत समझना कि तोड़ दिया तो नॉर्थ अलग हो गया, साउथ अलग हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे ही तुमने तोड़ के इसे दो मैग्नेट में डिवाइड किया, तो अपने आप अगर ये नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, साउथ, और यहाँ साउथ है तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, नॉर्थ। यानी यूनिपोल, एक सिंगल पोल मैग्नेट के ऊपर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेट पे हमेशा दो पोल होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। इन ये दोनों हमेशा एक साथ ही मैग्नेट पे एग्जिस्ट करेंगे। मान लो तुमने बीच में से एक बार और तोड़ दिया ऐसे, तो ये फिर से और छोटे बन गए क्या? क्लियर? तो यहां आ गया नॉर्थ, तो यहां अपने आप क्या जनरेट हो जाएगा, साउथ, और यहाँ साउथ है तो अपने आप क्या जनरेट हो जाएगा, नॉर्थ। यानी अकेले पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। यह तुम्हारी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक पोल और मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, पोल कैन नॉट बी सेपरेट, पोल को तुम सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टी, क्या कह रहा है, इट अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ऑब्वियसली ये तो हमने देखा ही है कि एक मैग्नेट का काम ही क्या होता है, तो एक मैग्नेट का काम होता है मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करना, है ना। अगर उसके आसपास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, अगर ये सब्सटेंस कुछ रखे हुए हैं तो इनको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, कुछ और प्रॉपर्टी लिखी है। जैसे फोर्थ प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये बताना चाह रहा है कि a magnet can induce magnetism in other magnetic substance। ठीक है, अगर एक मैग्नेट है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर उस फील्ड में, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में तुमने कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया ना, तो वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपने अंदर एक्वायर कर लेता है, और वो भी थोड़ा थोड़ा किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो अभी इसको हम आगे समझेंगे थोड़ी देर बाद। इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ ऐसा ही काम करता है। क्लियर? तो यही प्रॉपर्टी लिखा है, मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी एक मैग्नेट जो होता है किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस्ड कर देता है। क्लियर? चलो अब आते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी को। फर्स्ट प्रॉपर्टी को दूसरे पेज पे समझते हैं जरा, क्या कहना चाह रहा है फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, कोई मैग्नेट है, मान लो ये, मान लो मैग्नेट का कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, और ये मान लो मैग्नेट का कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, सॉरी नॉर्थ, और दूसरा क्या, साउथ। ये मान लो कोई मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ और ये साउथ पोल, इसको तुमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया है, और सस्पेंड करने के बाद इसको थोड़ा सा फोर्स दे दो, फोर्स देने के बाद इस तरीके से घूमेगा, घूमते 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 फाइनली ये रुकेगा ना कहीं पे आके। तो जब भी ये रुकेगा तो ध्यान रखना, मैग्नेट का जो साउथ पोल होगा वो हमेशा अर्थ के साउथ की तरफ होता है,
और मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो हमेशा अर्थ के नॉर्थ की तरफ आएगा। ये चीज ध्यान रखना। यानी एक बार मैग्नेट को अगर तुम फ्रीली सस्पेंड कर दो और उसको रोटेट कर दो, रोटेट करने के बाद जब वो रुकेगा तो उस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो हमेशा किधर होगा, अर्थ के नॉर्थ की तरफ, और उस मैग्नेट का जो साउथ पोल होगा वो हमेशा किधर होगा, अर्थ के साउथ की तरफ होगा। क्लियर, बात आई समझ में? तो ये थी तुम्हारी पहली प्रॉपर्टी, ये भी ध्यान रखना। इसी के बेसिस पे तो तुम्हारा पूरा का पूरा कंपास निडल काम करता है। जो डायरेक्शन देखते हो, जंगलों में जाते हैं लोग, डायरेक्शन देख लेते हैं कि भाई हम किधर है, नॉर्थ में है, साउथ में, तो कंपास निडल रखते हैं। कंपास में 2 निडल होते हैं, एक एन एक एस, यानी नॉर्थ और साउथ। तो जिधर इंडिकेट करते हैं कंपास निडल, अगर नॉर्थ वाला जिधर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब उधर अर्थ का नॉर्थ है, और जिधर साउथ डिफ्लेक्ट कर रहा है इसका मतलब उधर अर्थ का क्या है, साउथ है। क्लियर, तो कंपास निडल इसी फिनोमेना पे काम करता है। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। तो ये हमने किसकी बात कर ली, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी की बात कर ली। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस के बारे में समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट के अराउंड या करंट कैरिंग एलिमेंट, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर भी अपने अराउंड क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर या मैग्नेट के अराउंड एक वो स्पेस होता है, वो रीजन होता है जहां तक कि वो मैग्नेटिक फोर्स किसी सब्सटेंस के ऊपर लगा सके। जैसे कि मान लो ये मैग्नेट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट है का कौन सा पोल है, नॉर्थ और साउथ। तो इसका रीजन, वो रीजन या वो स्पेस जहां तक ये किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सके या किसी भी मटेरियल के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगा सके, उसे तुम क्या कहोगे, मैग्नेटिक फील्ड। उस रीजन को क्या कहोगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी डिटेक्टेड। जैसे कि मान लो ये मैंने एक यहाँ पे बार मैग्नेट लिया, एक नॉर्थ पोल, और ये रहा तुम्हारा साउथ पोल। क्लियर। इसके बाद देखो क्या होता है, कुछ चीजें और देखो कि ये मान लो तुमने यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड रखा, कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा, इस मैग्नेट ने अट्रैक्ट कर लिया, यहाँ रखा अट्रैक्ट कर लिया, यहाँ रखा अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन जब यहाँ रखा तो अब उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, थोड़ा और दूर गए तो भी अट्रैक्ट अब बिल्कुल नहीं कर पा रहा। इसका मतलब क्या कि ये वाला जो रीजन है ना पूरा का पूरा, जहां तक उसने किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर फोर्स लगाया, वो जो रीजन है मैग्नेट के अराउंड या स्पेस है, उसे तुम क्या कहोगे, मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये पूरा का पूरा क्या है, तुम्हारा एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर, बात आगे समझ में? चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड स्पेस जहां तक तुम एक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सको। क्लियर। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ के साथ इसके पास डायरेक्शन भी है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होता है, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको डोनेट करते हैं बी से। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल बी, और ये इसकी जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, उसको कहते हैं टेस्ला, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट टेस्ला होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया क्या? अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। दैट लाइंस आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उन लाइन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें कुछ लाइंस बनी हुई है, ये दिख रहा है क्या? इस लाइन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ड्रॉ करते हैं, दैट लाइन इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है हमेशा नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है। देखो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकल रही है, नॉर्थ से निकल रही है, और किधर जा रही है भाई, सारी की सारी साउथ के अंदर जा रही है। क्लियर। कहां जा रही है, सारी की सारी तुम्हारी साउथ के अंदर जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। लेकिन और बातें इसमें समझना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारा काम करता है। जैसे कि मान लो यहां पे मैंने एक बार मैग्नेट बनाया, ये रहा तुम्हारा नॉर्थ और ये रहा तुम्हारा साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है। क्लियर। लेकिन ये आउटसाइड होता है, इनसाइड ये नॉर्थ साउथ से किधर जाती है, नॉर्थ की तरफ। ध्यान रखना, यानी कि नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से साउथ जो जाती है वो कहां जाती है, आउटवर्ड जाती है, बाहर की तरफ।
और साउथ टू नॉर्थ किधर ट्रेवल करती है, इनवर्ड, यानी इनसाइड अ मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर ट्रेवल करती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल करती है। क्लियर, बात आई समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना है तुम्हें, नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनाती है कैसा होता है, क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप, यानी भाई यहां से इस तरीके से मूव करके फाइनली यही आके बंद हुआ है ये, ठीक है। तो एक पूरा का पूरा एक क्लोज लूप जैसा बना। इसी तरीके से नीचे भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से निकली और ये नॉर्थ से कहां चली गई, साउथ, नॉर्थ से निकल के साउथ, और फाइनली ये इस तरीके से वापस आके यहाँ पे अंदर इनसाइड द मैग्नेट कहां से कहां, साउथ टू नॉर्थ चली जाएगी। क्लियर, तो ये ध्यान रखना। आगे आते हैं, कुछ और चीजें समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब देखो यहाँ पे एक बार मैग्नेट लिया गया है। बार मैग्नेट के अंदर जो तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, अभी मैंने समझाया है कि आउटसाइड कहां से कहां, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो आउटसाइड ये कहां से कहां ट्रेवल करते हैं, नॉर्थ से साउथ। देखो सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकल रहे हैं, नॉर्थ से निकल रहे हैं, और किधर मूव कर रहे हैं भाई, सारे के सारे साउथ के अंदर मूव कर रहे हैं। दिख रहा है क्या, कहां मूव कर रहे हैं, सारे के सारे साउथ के अंदर मूव कर रहे हैं। ये है तुम्हारे बार मैग्नेट। लेकिन अब देखो यहाँ पे मान लो एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, कोई दूसरा बार मैग्नेट है जिसका साउथ पोल है। क्लियर, ऐसा लिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के कहां जाएगी, साउथ की तरफ जाएगी। यानी दो हमारे पास क्या है, अनलाइक पोल्स है। अब एक बार मैग्नेट नहीं है, दो बार मैग्नेट को इस तरीके से पास पास रख दिया और दोनों के अनलाइक पोल्स को आमने सामने रख दिया, तो उनका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। उनके मैग्नेटिक फील्ड को तुम इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर, लेकिन यहीं पे दोनों बार मैग्नेट के लाइक पोल को रख दोगे तो लाइक पोल जो होते हैं उनके मैग्नेटिक फील्ड लाइन को तुम इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। क्यों करोगे मैं बताता हूं, ध्यान दो। देखो होता क्या है, मान लो यहाँ पे एक बार मैग्नेट, ये नॉर्थ, और यहाँ पे कोई दूसरा बार मैग्नेट नॉर्थ, दोनों कैसे नॉर्थ नॉर्थ लाइक पोल हो गए। तो लाइक पोल क्या करेगा भाई, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो लाइक पोल से निकलने वाली फील्ड लाइन भी एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल। तो ये फील्ड लाइन यहां से निकली मान लो, और ये फील्ड लाइन मान लो यहां से निकली। ये दोनों फील्ड लाइन एक दूसरे को अपने से दूर भगाएंगे, और दूर भगाने के चक्कर में दोनों एक दूसरे से इस तरीके से बेंड हो जाते हैं। ये इसको इधर की तरफ धक्का देगा और दूसरा वाला इसे इधर की तरफ धक्का देगा। तो तुम्हारा जो फील्ड लाइन है उसका शेप कुछ इस तरीके से हो जाता है, ऐसा। ठीक है, ये यहाँ पे बना हुआ है। तो ये तीन तरीके के मैंने फील्ड लाइंस बनाए यहाँ पे। पहला क्या है, फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। दूसरा क्या है, फील्ड लाइंस ऑफ अ अनलाइक पोल, दो डिफरेंट पोल के फील्ड लाइंस। और तीसरा क्या है, फील्ड लाइंस बिटवीन द लाइक पोल, दो सेम पोल है तो उनके फील्ड लाइन क्या कैसे होंगे। क्लियर, तो ये चीज ध्यान रखना। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है, क्लोज लूप होता है। ये तो हमने देखा भाई, ये नॉर्थ से साउथ आउटवर्ड और फिर साउथ से नॉर्थ इनवर्ड मूव करता है। तो ऑब्वियसली ये कैसा बनेगा, एक क्लोज लूप बनेगा, ये हमने समझा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा है, ठीक है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके ऊपर से चला गया, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं होता, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अभी समझेंगे क्यों नहीं करते। अगर मान लो चलो समझ ही लेते हैं इसे। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्यों नहीं इंटरसेक्ट करते, जैसे यहाँ देखो कुछ डायग्राम बना रखे हैं मैंने। एक फील्ड लाइन तुम्हारा ये है और एक फील्ड लाइन तुम्हारा ये है, ठीक है। अगर मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से मूव कर रही है, और तुम्हें किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करना है। जैसे मान लो एक पॉइंट पे मैं पूछ रहा हूं तुमसे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द कर्व, यानी जिस पॉइंट पे तुमसे डायरेक्शन पूछा गया है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो दिस टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, बी पॉइंट पे पूछ रहा हूं तो बी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। दिस टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी। क्लियर, तो जैसे कि मान लो ये एक हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, कर्व के शेप में है। पी पॉइंट पे तुम्हें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो पी पॉइंट पे तुमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया। दिस टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। क्लियर, तो ध्यान रखना किसी भी पॉइंट पे अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है ना, तो क्या करोगे, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर मान लो दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा।
ठीक है, उसी के बेसिस पे हमें समझ में आ जाएगा कि फील्ड लाइन दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। जैसे मान लो एक फील्ड लाइन ये है, ठीक है, एक मिनट, एक फील्ड लाइन मान लो ये है, इसको हमने फर्स्ट माना, और जो दूसरी फील्ड लाइन है वो ये है, इसको हमने मान लिया सेकंड, ठीक है, ये फर्स्ट कर्व ये सेकंड कर्व, दोनों फील्ड लाइन एक दूसरे को इस पी पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, अगर मैं सेकंड कर्व के लिए पी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर रिप्रेजेंट करना हो मुझे, तो क्या करूंगा मैं, पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो क्या ये टेंजेंट मेरा ये वाला होगा, तो सेकंड कर्व के अकॉर्डिंग पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ जाएगी, जो ये वाला कर्व दिख रहा है। इसी तरीके से फर्स्ट वाले कर्व के अकॉर्डिंग पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो इधर जाएगी। क्या क्लियर? यानी अब जरा ध्यान से देखो, पी पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो रही है। क्या ये वाला हो गया फर्स्ट कर्व के रिस्पेक्ट में, और ये डायरेक्शन हुआ सेकंड कर्व के रिस्पेक्ट में। अब एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन हो रही है। कब हो रही है? जब दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन शो करें। इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो क्या होगा, होगा ऐसा कि भाई एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड दो डायरेक्शन शो करेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज two tangent can be drawn from that point of intersection which will give the two direction of the field from the same point। एक ही पॉइंट से दो डायरेक्शन हमें मैग्नेटिक फील्ड की मिल रही है, which is impossible, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। बात आई समझ में? चलो अब और थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। तो हमें पहली प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है? क्लोज लूप, नॉर्थ से साउथ और फिर साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। थर्ड प्रॉपर्टी समझते हैं क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इन अ रीजन गिव द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसे ध्यान से समझना। मान लो मैंने यहाँ पे एक बार मैग्नेट दिया, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये बार मैग्नेट का साउथ पोल। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से निकलेंगी, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुम्हारे इस तरीके से निकल रही है, क्योंकि नॉर्थ से निकलेंगे, और ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से घूमते हुए कहां जाएंगी भाई, ये इस तरीके से घूमते हुए कहां जाएगा भाई, साउथ के अंदर जाएगा, फिर अंदर साउथ से नॉर्थ भी जाएंगे, इस तरीके से ऐसे पहुंचेंगे। क्लियर? ऐसे पहुंचेंगे। अब जरा एक बात समझो, रिलेटिव क्लोजनेस यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा पास पास होंगी उस रीजन में तुम्हें उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी दूर होती जाएंगी ना उस रीजन में तुम्हें उतना वीक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो अगर मैं क्लोजनेस की बात करूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां पे पास पास है, तो तुम कहोगे जो पोल है ना, पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड का जो क्लोजनेस है वो ज्यादा है, और जैसे जैसे वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, जैसे जैसे वो एक दूसरे से क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, उनके बीच का जो क्लोजनेस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहां होती है, पोल पे ज्यादा होती है, और पोल के अलावा बाकी पॉइंट पे क्या होती है, कम होती है। जैसे मैं यहाँ पे एक और समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो मैंने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया, ठीक है, क्लियर? सॉरी, मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया ए, यहाँ पे एक पॉइंट लिया बी, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया सी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने यहाँ पे बनाए हैं। तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मैं ये पूछना चाह रहा हूं तुमसे, ए बी सी इन तीनों पॉइंट पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ कहां पे ज्यादा होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां पे स्ट्रांग होगा, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे स्ट्रांग होगा। तो ए पॉइंट पे देखो, ए पॉइंट पे जो क्लोजनेस है वो क्या है, काफी ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास है। बी पे जो क्लोजनेस है वो क्या हुआ, थोड़ा कम हो गया, और सी पे देखो क्लोजनेस और कम हो गया, यानी कि इनके बीच का सेपरेशन बढ़ गया। तो ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी। क्लियर? उसके बाद बी पे, और फिर सबसे कम किस पॉइंट पे होगा, सी पे होगा। क्लियर? तो क्लोजनेस विल गिव यू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द टेंजेंट ड्रॉन टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। ये तो समझ ही लिया। मान लो फील्ड लाइन कोई इस तरीके से है और ए पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट पे तुमसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछा है, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो। दिस टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। नेक्स्ट क्या कह रहा है,
A magnetic field line is directed from north pole to south pole outside and magnet and from south pole to north pole inside the magnet. तो ये भी हमने समझ लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां ट्रेवल करती है, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड। तो यही तुम्हारी कुछ प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर? चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दो तरीके के हमारे मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो होते हैं जिन मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हर एक जगह सेम हो और डायरेक्शन भी हर एक जगह क्या हो, सेम हो, उनको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहां देखो एक डायग्राम बना हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो देखो सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सबका डायरेक्शन सेम है क्या, और सबका स्ट्रेंथ भी सेम होगा अगर ये यूनिफॉर्म है। यानी ए पॉइंट पे तुम्हें जितना मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है उतना ही तुम्हें बी पॉइंट पे भी मिलेगा, उतना ही तुम्हें सी पॉइंट पे मिलेगा, उतना ही तुम्हें डी पॉइंट पे मिलेगा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसे कहते हैं जिसका स्ट्रेंथ और डायरेक्शन हर एक जगह क्या हो, सेम हो। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसे कहते हैं, जिनका स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑब्वियसली क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे ये देखो हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, और किसी भी पॉइंट पे अगर तुम कैलकुलेट करोगे, जैसे मैंने ये इस तरीके से कर्व ड्रॉ किया, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कहा ये पॉइंट है ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताओ, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये। मैंने कहा एक पॉइंट है बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताओ, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये। क्योंकि डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड का किसी कर्व के ऊपर बताना होता है तो क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। द टेंजेंट टू अ कर्व विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? बात आई समझ में? तो ये होता है तुम्हारा यूनिफॉर्म और ये होता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों डिफरेंट होते हैं, और यूनिफॉर्म में हर एक जगह स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों क्या होते हैं, सेम। नीचे एक और देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी प्लेन से बाहर की तरफ आ रही होगी, जैसे मान लो इधर से मेरी तरफ आ रही होगी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ, तो आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो उसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? डॉट सिंबल से। देखो डॉट से रिप्रेजेंट किए गए। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जाए, तुम्हारी तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हो, अंदर की तरफ जा रही हो, इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर अगर जाए, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? यहाँ पे क्रॉस साइन है। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसका, आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर और इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, यानी कि मान लो हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट मूव कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो अपने अराउंड क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। यही तो हमारा चैप्टर है पूरा का पूरा। तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं ना, वो ध्यान रखना, एक कोई भी तुम्हारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे। यानी इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहे होंगे वो कि उसका शेप क्या होगा, उसका शेप होगा इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। क्लियर? बात आई समझ में? हाँ, अब ये तुमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन कॉन्सेंट्रिक सर्कल का डायरेक्शन भी तो होगा कि भाई ऐसे जा रहा है सर्कल या इस तरीके से आ रहा है सर्कल। तो डायरेक्शन पता करने के लिए हम एक रूल यूज करते हैं जिस रूल का नाम होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के बेसिस पे हम क्या पता लगा देते हैं कि भाई ये जो हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है इसका डायरेक्शन क्या होगा। यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर तुम्हें फाइंड करना है देन यू हैव टू यूज अ रूल व्हिच इज राइट हैंड थंब रूल। क्लियर? अब वो रूल क्या है उसको भी हम समझते हैं जरा। बहुत इजी रूल है। ये रूल क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा होगा ना कंडक्टर में, उस डायरेक्शन में अपने थंब को रखो। क्लियर? और फिर अपनी उंगलियां घुमा दो। जिस डायरेक्शन में तुम्हारी उंगलियां यानी इस तरीके से फिंगर कर्ल हो रही होगी, उंगलियां घूम रही होंगी, वो डायरेक्शन तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। जैसे मान लो कोई कंडक्टर, ओके, कंडक्टर इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैंने अपना थंब कहां रखा, ऊपर की तरफ रखा, और मैंने अपने फिंगर को कर्ल किया, इस तरीके से कर्ल किया। तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो ये डायरेक्शन क्या है, तो दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज है ना ये। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। जैसे ये समझो, करंट मान लो कहां मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। करंट हमारा कहां जा रहा है, ऊपर, तो इसने अपने थंब को कहां रखा, राइट हैंड के थंब को ऊपर रखा,
और फिंगर को इस तरीके से इसने कर्ल किया, कैसा, ऐसा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरीके से जा रही है, इस तरीके से जा रही है। समझ में आई बात? मैग्नेटिक लाइन कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इस तरीके से, जैसे मैं यहां समझाता हूं तुम्हें। ये तुम्हारा स्ट्रेट कंडक्टर, थंब को तुमने ऊपर का इस तरीके से अपनी फिंगर कर्ल कर दी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो कैसी होगी, इस तरीके से होगी। क्या क्लियर? यहां से ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से रोटेट करेगा। ओके, ये डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा जा रहा होगा यूं, इस तरीके से। तो ये होता है तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल का यूज कहां करते हैं भाई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालने में। जैसे ये वाला डायग्राम भी देखो, क्लियर? तो यहाँ पे तुम्हारा जो कंडक्टर ऐसा आ गया हॉरिजॉन्टली, करंट ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से बनेगी, यानी इसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे ना वो ऐसे बनेंगे, ऐसे, यहां से ऐसा और फिर यहां से ऐसा। यानी पहले कहा गया, ऐसे गया नीचे और फिर बाहर की तरफ आया, पहले अंदर इस वाले पॉइंट पे अंदर और फिर इधर से बाहर, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से। यहाँ पे कंडक्टर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया ऐसा, यानी कंडक्टर अब सीधा नहीं, थोड़ा सा ऐसा हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसी हो जाएंगी। क्लियर? इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी दिख रहा है क्या, थोड़ा सा इंक्लाइंड दिख रहा होगा। तो इस तरीके से तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दो, और उन सर्कल के ऊपर एरो लगाने के लिए यानी डायरेक्शन बताने के लिए किस रूल का यूज करो, राइट हैंड थंब रूल का यूज करो, और उससे तुम क्या बता दोगे, उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को भी बता दोगे। क्लियर हो गया? चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। तो देखो यहीं पे तुम्हारा समझाया हुआ है, एक डायग्राम और बना के समझाने की कोशिश करी गई है। करंट कहां जा रहा है, ऊपर, नीचे से कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऑब्वियसली इसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से मूव करेंगे, तो वही डायरेक्शन तुम्हारा ऐसे, इस तरीके से ऐसे, ठीक है, और इधर नीचे की तरफ। बात आ गई समझ में? सेम यहाँ पे अब करंट तुम्हारा कहां फ्लो कर रहा है, नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, तो थंब नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से जाएंगी, क्या ऐसे, तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। क्यों? क्योंकि तुम्हारे करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज। क्लियर? चलो और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे यह है फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड। किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो ऑब्वियसली करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, और डिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द कंडक्टर इसके ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे? देखो, अगर मान लो जैसे इसी की बात करें, तो यहाँ पे कितने सर्कल बने, एक, यहाँ पे कितने सर्कल बने, 1 2 3 4, 4 सर्कल बने क्या, ठीक है। पहला जो सर्कल है उसका इस कंडक्टर से डिस्टेंस क्या है, तो कम है, दूसरे कंडक्टर का डिस्टेंस बढ़ गया, दूसरे सर्कल का डिस्टेंस बढ़ गया, तीसरे सर्कल का और बढ़ गया, चौथे सर्कल का और बढ़ गया, पांचवा सर्कल होता तो और बढ़ जाता। तो जैसे जैसे तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती रहेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस के बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ घटती है। क्लियर? यानी कि अगर तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ रहा है देन योर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। दूसरा है करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। क्लियर? नेक्स्ट है तुम्हारा डायरेक्शन। देखो अभी करंट कहां जा रहा था, ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी थी, एंटी क्लॉकवाइज। इस वाले डायग्राम में देखो करंट कहां आया, नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज। तो तीन फैक्टर है जिनके ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। क्या 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 है भाई, एक तो करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, दूसरा है डायरेक्शन, अगर तुमने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, और तीसरा क्या है, डिस्टेंस बढ़ाओगे कंडक्टर से, जितनी दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना कम होता जाता है। तो ये तीन फैक्टर है जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात? चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब एक क्वेश्चन है हमें, अब ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है टेल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट। यानी इसमें पॉइंट दिए हुए, फर्स्ट डायग्राम की अगर मैं बात करूं जिसमें पॉइंट सी दिया हुआ और एक पॉइंट डी दिया हुआ, यहाँ पे तुमसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पूछ रहा है। ओके, इसमें देखो जो कंडक्टर है तुम्हारा पी, इस पी कंडक्टर में करंट कहां जा रहा है, ऊपर, तुमसे पूछ जा रहा है डायरेक्शन। अब ध्यान से देखना मेरी तरफ, ये मान लो तुम्हारा कंडक्टर पी, इसमें करंट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। एक पॉइंट है इधर डी और एक पॉइंट है इधर क्या, सी।
अपने तुमने क्या किया, थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को कर्ल किया। तो जब यहां किया तो P पॉइंट पे तुम्हारी जो उंगली है वो अंदर की तरफ जा रही है और घूम के C पॉइंट पे उंगली कहां आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है क्या, तुम करके देखना। ये D पॉइंट पे तुम्हारी जो उंगली है वो कहां गई, अंदर की तरफ, और C पॉइंट पे जो तुम्हारी उंगली है वो कहां आई, बाहर की तरफ। तो D पॉइंट पे यानी कि जो तुम्हारा सर्कल है ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा तुम्हारा ये, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल तुमने बना दिया। तो D पॉइंट पे जो तुम्हारी उंगली है वो कहां गई, अंदर की तरफ, और C पॉइंट पे जो तुम्हारी उंगली है वो कहां आई, बाहर की तरफ आई है, ठीक है। तो यहां पे मैं D पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इनवर्ड, और C पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। क्लियर। अब यहां पे दूसरा कंडक्टर दे दिया तुम्हें Q, अब इसमें करंट नीचे कर दिया, तो नीचे कर दिया तो देखो A पॉइंट पे अब उंगली ऐसे घूमेगी, तो A पॉइंट पे अंदर और B से बाहर, A से अंदर और B से बाहर, यानी अब A पॉइंट पे तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा, इनवर्ड, और B पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, आउटवर्ड। तो ये चीज ध्यान रखना। क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अब इसने कंडक्टर को हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दिया, ठीक है। तो अब तुम्हारा कंडक्टर ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। देखो इधर है, मैंने थंब को इधर रखा, अब उंगलियां घुमाई, तो उंगलियां घुमाई तो क्या हो रहा है भाई, D पॉइंट पे मेरी उंगलियां कहां गई, अंदर की तरफ। हाँ भाई, D पॉइंट इधर है, C पॉइंट इधर, एक कंडक्टर है तो C पॉइंट इधर, D पॉइंट इधर। तो भाई यहाँ पे थंब को मैंने ऐसे रखा और इस तरीके से मैंने अपने फिंगर को कर्ल कर दिया, तो D पॉइंट पे अंदर और C पॉइंट पे किधर जा रहा है, बाहर की तरफ। क्लियर। तो ये डायरेक्शन तो तुम लोग बता ही दोगे। तो इन दोनों कंडक्टर का, मान लो ये कंडक्टर P है और ये दूसरा कंडक्टर Q है, इन दोनों में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट CD एंड एट पॉइंट AB है, कमेंट करके तुम्हें बताना है बाय यूजिंग योर थंब रूल। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। नेक्स्ट आता है सर्कुलर लूप। इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो अब मैं तुम्हें एक चीज बताने जा रहा हूं। सर्कुलर लूप है तुम्हारे पास, एक करंट कैरिंग लूप है। मान लो तुमने एक लूप ले लिया और इस लूप में तुम्हारा जो करंट है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, मान लो ऐसा, ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा करंट मूव कर रहा है। ओके। अब ये करंट कैरिंग लूप जो है वो कैसा है, सर्कुलर लूप है। तो ऑब्वियसली करंट कैरिंग कंडक्टर तो है, तो ये भी अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा। अब यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये भी हमें पता करना है। तो भाई उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो मैं तुम्हें इतना बता देता हूं, डायरेक्शन से पहले अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के शेप की बात करें तो यहां भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा। यानी अगर मान लो मैं इधर वाले पार्ट की बात करूं तो यहां भी कैसा बनेगा भाई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यहां भी कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे। क्लियर। जैसे यहां दिख रहा होगा तुम्हें, शेप की डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे। मान लो ये सर्कुलर लूप है पूरा, ये एक प्लेन से ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, ये ऐसे आ रहा होगा, ऐसे कनेक्ट होगा पूरा। तो इसका जो शेप होगा वो कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये बना पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, ये बन गया तुम्हारा ऐसा तीसरा सर्कल, ये बना ऐसा चौथा सर्कल। इस तरीके से बनते बनते जो बिल्कुल बीचों बीच जाएगा वो बहुत बड़ा सर्कल होगा। ये मान लो बहुत बड़ा सर्कल इधर से जाके कहीं से पूरा होगा, जिसको स्ट्रेट लाइन बना के हमने छोड़ दिया। क्लियर। इसी तरीके से इधर इस साइड वाला भी जो पार्ट ले रहा हूं वहां भी हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दिया। इसका भी शेप कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, बना दिया। और ऑब्वियसली जो बीच से जाएगा वो बहुत बड़ा सर्कल होगा, उसको हमने इस तरीके से लाइन से रिप्रेजेंट करके छोड़ दिया। अब इतना तो पता लग गया कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, वो भी अपने अराउंड कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, सर्कुलर लूप कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो थंब रूल लगा दो सिंपल। भाई यहाँ पे जो हमारा करंट है ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। तो करंट यहाँ पे कैसे मूव कर रहा होगा, ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा। तो थंब को कहां रखो, ऊपर, थंब को ऊपर रखो, उंगली को कर्ल कर लो। अब उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो तुमने रिप्रेजेंट करा है ना, उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल के ऊपर एरो बना दो। जिस डायरेक्शन में तुम्हारी उंगलियां घूम रही है उसी डायरेक्शन में अपने एरो को घुमा दो। तो भाई ये लग गया तुम्हारा एरो, ठीक है, ये लग गया एरो। यानी कि पहले अंदर और फिर बाहर। तो पहले इस साइड में कहां गई, अंदर, और फिर दूसरे साइड से कहां, बाहर। सेम चीज यहाँ पे करंट कहां आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है क्या, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे। तो अब यहां से ऐसे घूम गया, देखो यहां से ऐसे घूम गया, तो ये घूम गया भाई यहां से ऐसा। क्लियर, बात आई समझ में। तो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप हो तो उसका डायरेक्शन भी बिल्कुल थंब रूल से रिप्रेजेंट करेंगे। और तुम कोई भी दो एंड ले लो, उस एंड के ऊपर कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दो, क्योंकि सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा ना,
या मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करोगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल से ही रिप्रेजेंट करोगे। और फिर उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल के जब डायरेक्शन की बात करोगे तो ऑब्वियसली थंब रूल लगा दो एंड थंब रूल विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? चलो एक दो और डायग्राम देखते हैं इसमें। चलो ये देखते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का करंट भाई हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है लूप के अंदर, ऐसा, ठीक है, इस तरीके से हमारा लूप के अंदर करंट फ्लो किया, ओके, फ्लो कर रहा है। अब यहाँ करंट कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसने बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दिए इस तरीके से, ये भी एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये भी एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, और बीच वाला तो बहुत बड़ा हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा, तो उसको एक स्ट्रेट लाइन बना के छोड़ दिया। सेम हमने इधर भी एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना के, बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना के छोड़ दिए, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब बात आती है डायरेक्शन, तो करंट यहाँ कहां जा रहा है? ऊपर। करंट कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो करंट अगर ऊपर जाएगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी क्या? अभी हमने समझा ना, अगर करंट हमारा ऊपर फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। और नीचे जब मूव करेगा तो करंट विल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे कर दो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सभी लूप पे, और बाकी थंब रूल लगा के पता कर सकते हो। तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगा, इस तरीके से। क्लियर? और यहाँ करंट कहां गया? नीचे, तो नीचे आ गया थंब नीचे, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होगी। तो ये चीज ध्यान रख लेना भाई। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा क्या है? एक और एग्जांपल, ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी बनी हुई है ये वाला डायग्राम। अब यहाँ पे भी करंट मान लो किसी एक एंड से अंदर जा रही है, मान लो इस एंड से अंदर गई है करंट, तो ऐसे मूव करेगा ये, ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरीके से तुम्हारा करंट मूव कर रहा है इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है। अब इस वाले पार्ट पे करंट किधर मूव कर रहा है? इधर, ठीक है, और इस वाले पार्ट पे करंट किधर मूव कर रहा है? इधर। तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा करंट है उस डायरेक्शन में तुम अपने थंब को रखोगे। सो मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, तो ऊपर वाले पे थंब इधर रखोगे क्या? तो जब तुम थंब इधर रखोगे तो ऑब्वियसली उंगलियां ऐसे घूमेगी, घूमेगी क्या? इस तरीके से घूमेगी। तो वही तुम्हारा ये बना हुआ है, यानी उंगलियां ऐसे घूम रही है इस तरीके से। क्लियर? तो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और ये तो हमें पता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही बनाना है। सर्कुलर लूप पे तुम्हें कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है, तो क्या करो, वहां पे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दो और फिर उस पॉइंट पे देखो, उस पॉइंट पे देखो स्पेशली कि करंट की डायरेक्शन क्या है, और करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रख के अपनी फिंगर को कर्ल कर लेना, और जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करे वही डायरेक्शन तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की होगी, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एरो लगा देना। क्लियर? तो ये तुम्हारा हो गया सर्कुलर लूप, यानी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो अपने अराउंड कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगा। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल का डायरेक्शन कैसा होगा? तो भाई हमें डायरेक्शन तो पता ही है, थंब रूल लगा देंगे और उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल के डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर देंगे। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। नेक्स्ट यही है कि कौन कौन से मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप था अभी, उसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं? तो पहला तुम्हारा रेडियस, स्मॉलर द रेडियस ग्रेटर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जितना छोटा तुम्हारा रेडियस होगा उस लूप का, उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा? स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। नहीं, यानी पहला फैक्टर है किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेडियस। दूसरा फैक्टर है करंट, और तीसरा फैक्टर क्या है? ऑब्वियसली डिस्टेंस है, ठीक है। तो रेडियस उस सर्कल का, मान लो कोई लूप ये है और कोई दूसरा लूप ये है, इसका रेडियस क्या है? ज्यादा है, और इसका रेडियस क्या है? कम है। तो इन दोनों में से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा कौन प्रोड्यूस करेगा? तो कह देना भाई जो छोटा सर्कल है ना, छोटे रेडियस वाला जो सर्कल है, उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। दूसरा फैक्टर है करंट। ऑब्वियसली जिस लूप के अंदर करंट ज्यादा होगा वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ देगा तुम्हें। नेक्स्ट है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस यानी कि जितना ज्यादा दूर जाओगे तुम उस सर्कुलर लूप से, तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो उतना कम होता रहेगा। क्लियर? तो ये तीन फैक्टर है जिनके ऊपर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर लूप डिपेंड करता है। नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है भाई? सॉलिनॉइड। तो सॉलिनॉइड क्या होता है? एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लो, ये क्या है यहाँ पे? इंसुलेटेड कॉपर वायर है ये। तो एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लो और इसको इस तरीके से हेलिकल पाथ, ये जो पाथ, जिस पाथ पे ऐसे 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 ये अरेंज हो रखा है ना, इस पाथ को क्या कहते हैं? हेलिकल पाथ। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर को एक हेलिकल पाथ, यानी स्प्रिंग देखा होगा तुमने, पेन वगैरह में कई जगह स्प्रिंग आते हैं इस तरीके से,
तो जो स्प्रिंग का जो अरेंजमेंट दिख रहा है ना, वही अरेंजमेंट होता है तुम्हारा सोलेनोइड का। तो देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, a coil of many circular turn of insulated copper wire wrapped closely in a shape of cylinder is called solenoid। तो ये जो शेप दिख रहा है तुम्हें, इसको तुम क्या कहते हो? सोलिनॉइड कहते हो। अब क्या होता है ध्यान दो, जैसे नीचे वाले डायग्राम को देखो इसे, तो ये सोलिनॉइड है। इस सोलिनॉइड में यहां से करंट गया और घूम फिर के यहां से बाहर आ गया। क्लियर? इस तरीके से तुम्हारा करंट यहां से एंटर कर रहा है और यहां से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में देखो, अगर ये एक सोलिनॉइड है और सोलिनॉइड के अंदर क्या फ्लो कर रहा है? करंट। तो ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक फील्ड तो देखो प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी ये सोलिनॉइड भी अपने अराउंड क्या करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है इसमें। तो अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बता देता हूं मैं तुम्हें। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता ही है, बाहर जो होता है वो नॉर्थ से साउथ होता है और अंदर जो होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है। ओके, तो यहां देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो कहां जा रही है? साउथ टू नॉर्थ। क्यों जा रही है मैं तुम्हें बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। सोलिनॉइड के अंदर किस तरीके से डिसाइड करेंगे किधर साउथ है किधर नॉर्थ है? तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा करंट मूव कर रहा होगा सोलिनॉइड के अंदर, लूप बने हुए ना ऐसे, तो लूप के अंदर करंट ऐसे 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 या तो ऐसे या ऐसे मूव कर रहा होगा। तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा करंट मूव कर रहा होगा उस डायरेक्शन में अपने फिंगर को कर्ल कर लो। जो थंब होगा ना वो नॉर्थ के डायरेक्शन को शो करता है। तो यहां देखो करंट ऐसा गया, इस तरीके से जा रहा है करंट सब में। ठीक है, करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है सबके अंदर ऐसा, यानी करंट कहां जा रहा है? दूसरी तरफ जा रहा है, फिर घूम के ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे गया, फिर घूम के ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर घूम के ऐसे आया। तो करंट हमारा ऐसे मूव कर रहा है क्या? इस तरीके से। तो फिंगर को मैंने कर्ल किया तो मेरा थंब किधर है? इधर। तो इधर क्या हो गया? मेरा नॉर्थ, और इधर क्या हो गया? मेरा साउथ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर जो होगी वो क्या होगी? नॉर्थ से साउथ। तो देखो बाहर किधर जा रही है? नॉर्थ रहा, ये साउथ रहा है, बाहर नॉर्थ से साउथ, और अंदर की जो डायरेक्शन होगी किधर होगी? साउथ टू नॉर्थ। क्लियर? तो ये डायरेक्शन होगी तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इनसाइड द सॉलिनॉइड। ओके, अब कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको समझ लो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ना सॉलिनॉइड के अंदर बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि बहुत पास पास है। देखो इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, यानी इनसाइड द सॉलिनॉइड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग फील्ड होती है। और बाहर जो होती है वो वीक फील्ड होती है, बहुत कमजोर होती है, यानी कि उनको तुम नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आउटसाइड द solenoid magnetic field strength is very weak, but inside the solenoid magnetic field strength is very strong, बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये चीज ध्यान रखना। साथ के साथ इनसाइड द solenoid all magnetic field lines are parallel to each other, सभी एक दूसरे के पैरेलल होती है, कोई किसी को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी सोलिनॉइड के बारे में जिनसे जानना, और बातें कर लेते हैं सोलिनॉइड के बारे में। तो सोलिनॉइड में हमने क्या देखा? सोलिनॉइड में हमने ये तो देखा कि ये हमारा सोलिनॉइड है, करंट मान लो यहां से एंटर कर रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है। ठीक है, यहां से हमारा बाहर निकल रहा है। तो ये हमारा कौन सा पोल था? तो ये हमारा नॉर्थ था और ये हमारा साउथ था। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से किधर? अंदर हमारा कहां से कहां जा रहा था? साउथ से नॉर्थ, और बाहर यही घूम के मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से किधर भाई? तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही थी। तो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अंदर जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारे बन रहे होंगे, ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल। और पैरेलल होने का मतलब क्या? अभी एक डायग्राम देखा ना जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी ऐसी थी, उनको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम है और सबकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है? सेम होती है। तो फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, सोलिनॉइड जो होता है बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि बार मैग्नेट के पास भी पोल होते हैं नॉर्थ साउथ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन यही होती है नॉर्थ से साउथ बाहर और साउथ से नॉर्थ अंदर। इसी तरीके से सोलिनॉइड के अंदर भी होता है। तो सोलिनॉइड भी किसकी तरह बिहेव करता है? बार मैग्नेट की तरह। अब जो सोलिनॉइड के अंदर जो तुम्हें फील्ड मिल रहे हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको देखो। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? फील्ड यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि ऑल फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। सेकंड पॉइंट वही कह रहा है, फील्ड लाइन आर पैरेलल, दे नेवर इंटरसेक्ट, जो हमने देखा। मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ है आर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आर मैक्सिमम एट मिडल पोर्शन। देखो जो मिडल पोर्शन होता है, मिडल पोर्शन कहने का मतलब यहां से, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूं। मिडल पोर्शन कहने का मतलब यहां से यहां तक वाला पार्ट,
ये जो मिडल पोर्शन है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। यानी सोलिनॉइड के अंदर सबसे ज्यादा अगर तुमसे पूछे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, तो बिल्कुल जो मिडल पोर्शन है ना, साइड के एजेस छोड़ दो, किनारे छोड़ के जो मिडल पोर्शन है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। मान लो यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कितना है, बी है, तो इनके जो एजेस होते हैं बिल्कुल किनारे, वहां पे इसका हाफ हो जाता है, b/2 और b/2 बिल्कुल हाफ हो जाता है। ठीक है, यानी एज पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा भाई, जितना तुम्हारे मिडल पे मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है ना, उसका आधा हो जाएगा कहां पे, एजेस पे। ये ध्यान रखना। तो जो फिफ्थ पॉइंट है वो यही कह रहा है, एट द एज ऑफ द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बिकम हाफ। एज ऑफ द सोलिनॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है भाई, हाफ हो जाता है। क्लियर? क्यों हो जाता है मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। जरा ये देखो, अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारे के सारे पैरेलल है क्या? अंदर जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सारे के सारे क्या है, पैरेलल। यानी इनके बीच का सेपरेशन क्या है, काफी कम है, डिस्टेंस कम है, तो ये काफी पास पास है, क्लोजनेस ज्यादा है। लेकिन एज पे देखो, ये एक फील्ड लाइन इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो इनके बीच का जो क्लोजनेस है वो कम हो गया क्या? हाँ बिल्कुल। किनारे पे देखो, धीरे धीरे किनारे पे जैसे जैसे आते जा रहे हैं उनके बीच का सेपरेशन ऐसा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्लोजनेस कम हो गया, भीड़ कम हो रही है वहां पे, और अंदर जो भीड़ है वो ज्यादा है, क्लोजनेस ज्यादा है। तो हमें पता है ना, जहां पे क्लोजनेस ज्यादा होगा वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और जहां पे क्लोजनेस कम हो जाता है ना, वहां पे स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्लोजनेस कम हुआ तो यहाँ का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, मिनिमम, कम हो जाएगा, और यहाँ का जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, और आगे बढ़ने पे ये एक और छोटा सा पॉइंट है, इसको भी देख लो कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर हमारे सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करते हैं। तो पहला नंबर ऑफ टर्न, अगर तुम कॉइल के नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा दोगे ना इस तरीके से, तो ऑब्वियसली इसका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, एक मान लो L लेंथ का ये है और दूसरा L लेंथ का ये सोलिनॉइड है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न किसमें ज्यादा है, इसमें ऑब्वियसली ज्यादा है, क्लोजनेस ज्यादा है टर्न की, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या मिलेगा, मैक्सिमम, और इसमें इससे कम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोजनेस जो टर्न का है ना वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न कम हो गया। दूसरा है करंट, ऑब्वियसली तुम करंट बढ़ाओगे तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। तो ये दो बातें हैं जिनको तुम ध्यान रखना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ना वो सोलिनॉइड के अंदर ही बनाया जाता है। सबसे पहले कुछ बातें बता देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता किससे है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए एक मटेरियल यूज करते हैं जिसे कहते हैं सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन ना एक फेरोमैग्नेटिक नाम के मटेरियल से बना होता है। किससे? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, उससे बना होता है। कौन? सॉफ्ट आयरन। किससे बनता है? फेरोमैग्नेटिक से बनता है। और सॉफ्ट आयरन का यूज किसमें करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो तुम्हें कौन सा मटेरियल लेना होगा? सॉफ्ट आयरन। और सॉफ्ट आयरन कौन सा मटेरियल होता है? फेरोमैग्नेटिक नेचर होता है। सॉफ्ट आयरन का नेचर क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक। अब फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक वो होता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बहुत पसंद करे, मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा जो मटेरियल पसंद करता है उसे क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लो मैंने कहा कि ये कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, दूर जा रही है इससे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इतना पसंद करता है कि अगर दूर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होना उससे, तो वो अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। यानी कोशिश ये करता है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे दूर ना रहे, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर से होके जाए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर दूर भी जाना चाह रही है तो भी इसे ये अंदर खींच लेता है, फिर यहां से ये बाहर निकल जाती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो दूर से जाना चाह रहा था, इसको भी अपने अंदर से खींच के वापस इस तरीके से भेज देती है। क्लियर? यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट कर लेता है, यानी सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने अंदर खींच लेता है। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर भी हो तो भी उसे अपने अंदर खींच लेगा। तो इस तरीके के मटेरियल को क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक। तो सॉफ्ट आयरन कोर भी क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है नेचर वाइज। तो सॉफ्ट आयरन कोर भी क्या करेगा? अगर कोई दूर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे बाहर से भी जा रही होगी तो बाहर से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी वो खींच के अपने अंदर से पास करवा लेगा। अब खुद ही सोचो, कोई मटेरियल है जिसके अंदर से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, तो क्या करेगा? अपने अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं एक्वायर कर लेगा।
क्या करेगा, अपने अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगा। और उसने अगर अपने अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑब्वियसली एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर। चलो अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ये दिख रहा होगा एक सॉलिनॉइड, एक हेलिकल पाथ दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिख रहा है। इस सॉलिनॉइड के अंदर हमने क्या रखा, ये दिख रहा है एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया। सॉफ्ट आयरन कोर क्या है, मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। यहां से हमने करंट भेजा, यहां से पास कर रहा है, तो अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी बन जाएंगी क्या, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्योंकि अंदर इनसाइड द सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सारे के सारे पैरेलल होती है, क्लोजर्स बहुत कम होती है। और अगर मान लो यहाँ पे तुमने एक सॉफ्ट आयरन कोर रखा है तो क्या करेगा, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर खींच लेगा। और जब इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से होके जाएंगी तो ऑब्वियसली वो किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। और वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से तुमने मैग्नेट को बनाया है, इसलिए उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन जैसे ही तुमने करंट देना बंद कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बंद हो जाएंगी, तो फिर से वो सॉफ्ट आयरन कोर क्या हो जाएगा, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा। फिर सिंपल जो तुम्हारा सॉफ्ट आयरन था वो आयरन बन जाएगा, मटेरियल बन जाएगा सिंपल, यानी अब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी तक शो करेगा जब तक तुम करंट देते रहोगे, क्योंकि करंट दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती रहेंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब तक उसके अंदर से जाती रहेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जब तक अपने अंदर अट्रैक्ट करेगा, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा, और वो किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसका यूज क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे वो पॉइंट लिखा हुआ है जो मैंने तुम्हें समझाया कि सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है भाई, फेरोमैग्नेटिक होता है नेचर में, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ये। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बहुत पसंद करे, ठीक है, दूर से बाहर से जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी खींच के अपने अंदर ले आए, उसे कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, चलो हाँ, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज क्या होता है। बेसिकली ना इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो यूज होता है, कोई हैवी जो तुम्हारे कंटेनर वगैरह होते हैं ना पोर्ट पे, बंदरगाह पे, उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए यूज होता है। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मतलब सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉलिनॉइड के अंदर है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट तुमने बना दिया वहां पे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट को जाके कंटेनर के ऊपर रख दो और करंट दे दो, तो करंट देते ही वो उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगा, उस कंटेनर को अट्रैक्ट करेगा, खींच के उठा के रख देगा। फिर करंट ऑफ कर दो, ऑफ करते ही उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बंद हो जाएंगे, फिर उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म, वो फिर उसे छोड़ देगा और उसे बाहर, मतलब उसे ऊपर की तरफ उठा लो मैग्नेट को। तो इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह रखने के काम आता है। यानी उठाना है तो करंट दे दो, करंट देते ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, उस कंटेनर को अट्रैक्ट कर लेगा। अब रखना है तो करंट ऑफ कर दो, ऑफ करते ही वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा, तो उसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो कंटेनर को छोड़ देगा। क्लियर। तो इस तरीके से तुम्हारा सॉफ्ट आयरन कोर का यूज होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच के एक छोटा सा डिफरेंस। तो देखो, ये मैंने तुम्हें बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो हमने देखा है जो हम बना रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट को तुम टेम्पररी मैग्नेट भी कह सकते हो। टेम्पररी मैग्नेट क्यों, क्योंकि जब तक तुम उस सॉलिनॉइड के अंदर करंट दे रहे हो तब तक ही तो तुम्हारा सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेट बन रहा है भाई, मैग्नेट है नहीं वो, तुमने सॉफ्ट आयरन कोर को मैग्नेट में बदला है, वो मैग्नेट था नहीं, तो टेम्पररी मैग्नेट है। और परमानेंट मैग्नेट क्या हो गया, जैसे तुम्हारे बार मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट है, ये सारे के सारे तुम्हारे क्या है, परमानेंट मैग्नेट, जिनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा ही रहती है, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कभी भी लूज नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेट जब तक करंट दे रहे हो तब तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, करंट ऑफ तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी ऑफ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में कुछ डिफरेंस होता है। तो देखो, बार मैग्नेट किससे बना होता है, स्टील से बना होता है, इसके पोल्स फिक्स होते हैं, यानी कि अगर मान लो मैंने कहा ये पोल, ये बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ यहाँ साउथ यहाँ, तो फिक्स ही है, नॉर्थ हमेशा इधर रहेगा, साउथ हमेशा इधर रहेगा। लेकिन इसके पोल रिवर्स कर सकते हो, कैसे, जैसे मान लो ये तुम्हारा एक सॉलिनॉइड है, तुमने करंट ऐसा दिया और इस तरीके से दिया, तो ये मान लो तुम्हारा नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। अब तुमने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया भाई, अब तुम्हारा जो करंट है वो इस तरीके से आ रहा है, यहां से बाहर जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन अगर रिवर्स हो गया तो पोल्स भी क्या हो गए, रिवर्स हो गए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स क्या हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट के पोल्स रिवर्स नहीं हो सकते। ये क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ये टेम्पररी कब तक, जब तक तुम मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हो तब तक ही तो मैग्नेट है वो। इसका क्या होता है, स्ट्रेंथ को तुम कम ज्यादा नहीं कर सकते, फिक्स है। एक मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो फिक्स है,
लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट को कम ज्यादा कर सकते हो। कैसे? करंट बढ़ा दो, जितना ज्यादा तुम करंट दोगे उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रांग होगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बढ़ेगी। क्लियर? बार मैग्नेट यानी कि परमानेंट मैग्नेट को कोई भी इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट को इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है मैग्नेट बनने के लिए। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो तुम्हें पता होना चाहिए था। चलो नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सबसे पहले मैं बताता हूं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तुम यूज कहां करोगे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तुम वहां पे यूज करोगे जब तुम्हें किसी कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकालना हो, यानी तुम करंट का यूज कर रहे हो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तुम कहां यूज करोगे? जब तुम क्या करोगे? करंट को यूज कर रहे होगे, यानी ऑलरेडी तुम करंट का यूज करके कुछ और फिनोमिना डिस्कस कर रहे होगे, वहां पे तुम लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे। और राइट हैंड रूल तुम कहां पे यूज करोगे? जहां तुम करंट प्रोड्यूस करोगे, जहां करंट यूज हो रहा होगा, पहले ही से ही करंट आ रहा है कंडक्टर के अंदर, उसके बाद कुछ फिनोमिना डिस्कस कर रहे हो, यानी तुम वहां करंट को यूज कर रहे हो। जैसे मोटर में तुम क्या करते हो? करंट यूज करते हो, तो वहां पे क्या यूज हो रहा होगा? लेफ्ट हैंड रूल यूज होगा। और जनरेटर है, जनरेटर के अंदर तुम करंट प्रोड्यूस करते हो, तो वहां पे कौन सा रूल यूज होगा? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज होगा। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है? ये तुम्हारा थंब हो गया, ठीक है। इस तरीके से लेफ्ट हैंड के इन तीनों फिंगर को एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली स्ट्रेच कर दो, ये थंब है। ये जो है तुम्हारा फोर फिंगर, और ये क्या है तुम्हारा? सेंट्रल फिंगर, सेंट्रल फिंगर, ठीक है। तो थंब जो होता है वो किसके डायरेक्शन को बताता है? फोर्स के डायरेक्शन को या मोशन के डायरेक्शन को। थ्रस्ट और मोशन, या मैं कह रहा हूं फोर्स के डायरेक्शन को बताता है कि उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, ये कौन बताएगा? थंब। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कौन बताएगा? फोर फिंगर। और करंट के डायरेक्शन को कौन बताता है? तुम्हारा सेंट्रल फिंगर। तो ये रूल ध्यान रखना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। नेक्स्ट आता है पाम रूल। पाम रूल का भी यूज कहां करोगे? वही जहां पे लेफ्ट हैंड रूल का यूज कर रहे हो। लेफ्ट हैंड रूल कहां पे यूज करते हैं? जब करंट हमें कंडक्टर में मिल रहा हो, कंडक्टर मोशन किधर कर रहा है या फोर्स किधर लग रहा है, तो हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। एक और रूल होता है जिसे कहते हैं राइट हैंड पाम रूल। अब ये राइट हैंड पाम रूल क्या होता है? अपने राइट हैंड के फिंगर को, मतलब इस तरीके से पाम रूल क्या होता है समझो। जिस डायरेक्शन में तुम्हारा करंट होगा उस डायरेक्शन में अपने थंब को इंडिकेट कर दो, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में अपने फिंगर को शो कर दो। तो ये जो पाम होगा ना, पाम हथेली, पाम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, यानी उस कंडक्टर पे फोर्स किधर लग रहा है ये कौन बताएगा? पाम बताता है, पाम, ठीक है। तो इसको कहते हैं राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल भी वहीं पे यूज कर सकते हो जहां पे तुम लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे, तो उसी का अल्टरनेटिव है पाम रूल। तो देखो इसका थंब कहां पे शो कर रहा है? थंब क्या शो कर रहा है? करंट के डायरेक्शन को। और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कौन शो कर रहा है? ये चारों के चारों जो फिंगर है वो किसके डायरेक्शन को शो कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और फोर्स को कौन शो करता है? जो पाम है ना, पाम हथेली, ये किसके डायरेक्शन को शो करता है? फोर्स के डायरेक्शन को। चलो अब देखते हैं कुछ और चीजें। अब यहां पे देखो अब क्या है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या बताना चाहता है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर तुम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हो ना, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। बात आई समझ में? यानी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसको तुमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ये चीज ध्यान रखना। जैसे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी क्या पता लग रहा है, ये जो रॉड सा दिख रहा है ना तुम्हें, एक रॉड, ये पहले बिल्कुल सीधा था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे मैग्नेट लेके आया, कौन सा मैग्नेट है? हॉर्सशू मैग्नेट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया होगा। तो अब ये जो तुम्हारा करंट, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, देखो बैटरी से कनेक्ट है, ये वायर है हमारा, जो ये रॉड है किससे कनेक्ट है? बैटरी से कनेक्ट है। तो इसमें हमारा करंट फ्लो कर रहा होगा ऐसे, इस डायरेक्शन में तुम्हारा करंट मूव कर रहा होगा, इसमें ऐसा, ठीक है। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर कहां रखा हुआ है? एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, क्योंकि हॉर्सशू क्या करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे। तो इसके ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स। और फोर्स लगने की वजह से देखो ये थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया, टेढ़ा हो गया, जो बिल्कुल सीधा था। तो फोर्स लगता ही लगता है। कोई भी तुम्हारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर हो, उसको अगर तुम कहां रख दो? मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रख दो, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब एक एग्जांपल के तौर पे भी समझाता हूं। मान लो मैग्नेटिक फील्ड, मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? अंदर की तरफ, क्लियर। और मैंने कहा मेरे पास ना एक कंडक्टर है कोई,
और उस कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो इधर फ्लो कर रहा है। करंट किधर है? इधर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर तुमने कहां रखा है? एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर लगेगा फोर्स। और तुमसे पूछ रहा है कि भाई वो जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन बताओ। तो फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए तुम क्या करोगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लो या पाम रूल यूज कर लो, इन दोनों से तुम बता सकते हो। तो लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर को स्ट्रेच करो। तो करंट हमें पता है ये किसके डायरेक्शन को बताता है? फोर्स की डायरेक्शन को। ये क्या बताता है? ये फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। और मिडिल फिंगर क्या बताता है? सेंट्रल फिंगर क्या बताता है भाई? सेंट्रल फिंगर तुम्हारा बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो करंट इधर है तो मैंने अपने सेंट्रल फिंगर को इधर रखा। अब मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो अंदर वाली डायरेक्शन ये शो होगी क्या? अंदर। अंदर इस तरीके से जा रही है ना, ऐसे। और ये हमारा किसके डायरेक्शन को बता रहा है? करंट। तो मेरा थंब कहां है? ऊपर। थंब कहां है? ऊपर की तरफ, यानी इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा किधर होगा? अपवर्ड। यानी कंडक्टर विल मूव अपवर्ड। कंडक्टर कहां मूव करेगा? ऊपर की तरफ मूव करेगा। या इस पे पाम रूल लगाओ। पाम रूल क्या कहता है? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो उस डायरेक्शन में अपने चारों फिंगर को दिखा दो। तो चारों फिंगर मेरी कहां जा रही है? अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर है। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में तुम्हारा करंट है उस डायरेक्शन में थंब को इंडिकेट कर दो। थंब इंडिकेट कर दिया तो पाम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो पाम का क्या किधर इंडिकेट कर रहा है? ऊपर की तरफ। यानी इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। क्लियर? बात आई समझ में? तो ये चीज बस यही ध्यान रखना है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको तुम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। और तुमसे यही पूछेगा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा फोर्स की डायरेक्शन क्या है। कि क्या यूज करके बता दोगे? या तो लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लो या राइट हैंड पाम रूल यूज कर लो। क्लियर? तो इससे तुम डायरेक्शन को बता सकते हो। चलो अब और बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। नेक्स्ट आता है तुम्हारा एसी एंड डीसी करंट। तो एसी को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। एसी इज अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी इज डायरेक्ट करंट। AC is alternating current and DC is direct current. डायरेक्ट करंट। तो हमारे घर में जो करंट हम यूज करते हैं, हमारे घर में जो करंट आ रहा है वो कौन सा करंट होता है? AC करंट। ये जो दूसरा डायग्राम है ना ये वाला, ये AC का है और ये DC का। और बैटरी का जो करंट होता है वो क्या होता है? DC करंट होता है। ध्यान रखना। तो AC और DC में क्या फर्क होता है? जो तुम्हारा AC करंट होता है वो अपने डायरेक्शन को रिवर्स करता है। यानी कि AC करंट का मैग्नीट्यूड, यानी AC का मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू और उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। लेकिन DC करंट में ऐसा नहीं होता। DC करंट का डायरेक्शन फिक्स होता है। हाँ, उसकी वैल्यू हो सकता हो कम ज्यादा हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम देखो इसका एक ही डायरेक्शन है। क्या? एक ही डायरेक्शन में ये पूरा का पूरा मूव कर रहा है। इसकी वैल्यू भी कम ज्यादा नहीं हो रही, फिक्स है इसकी वैल्यू। तो इस तरीके के करंट को, यानी बैटरी के अंदर जो तुम्हारी करंट है उसे तुम क्या कहोगे? डीसी करंट। यानी इसका डायरेक्शन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, और जरा इसे देखो, एक बार ये वाला जो कर्व है इस कर्व को देखो, एक बार ऊपर और फिर नीचे, और फिर अगली बार मूव करेगा फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। यानी ऊपर वाले को कहते हैं पॉजिटिव और नीचे वाले को कहते हैं नेगेटिव। यानी डायरेक्शन ऑफ AC करंट इज रिवर्स आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि AC करंट में जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता रहता है। एक बार पॉजिटिव और फिर दूसरी बार नेगेटिव। एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो AC करंट की फ्रीक्वेंसी पता है कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। ध्यान रखना। यानी एक सेकंड में ये 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव में रोटेट करता है। क्लियर? यानी 50 बार ऊपर और 50 बार नीचे। और इसकी वैल्यू भी क्या होती है? डायरेक्शन तो है, साथ के साथ इसकी वैल्यू भी कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होती रहती है। देखो इस वाले पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितनी है? इतनी, फिर ये, फिर यहाँ पे ये, और फिर यहाँ पे फाइनली आके फिर से क्या हो गए? जीरो हो गए। नीचे आ गया ना, ये वाली लाइन किस को रिप्रेजेंट कर रही है? जीरो को रिप्रेजेंट कर रही है पॉइंट। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इसका क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये भी चेंज होता रहता है। तो जिस करंट का डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूअसली टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहे उसे हम AC करंट कहते हैं। हमारे घरों में जो बाहर से करंट आ रहा है ना वो कैसा करंट है? AC करंट, अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, लेकिन जो बैटरी वाला करंट होता है दैट इज डायरेक्ट करंट। उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, उसका डायरेक्शन सेम होता है, कांस्टेंट होता है। और AC करंट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज का अंतर होता है, वो 220 वोल्ट का होता है। ये चीज ध्यान रखना। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया
तो उस वीडियो को देख के भी आप समझ सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। एसी और डीसी समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है तुम्हारा हाउस होल्ड सर्किट। ओके, अब हमारे घर में जो कनेक्शन होता है वो कैसा होता है उसको देख लेते हैं, उसी को हाउस होल्ड सर्किट कहते हैं। तो हमारे घर में जो कनेक्शन होता है बेसिकली उसमें दो वायर होते हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। एक और वायर हमें यूज करना चाहिए जिसे कहते हैं अर्थ वायर। अर्थ वायर हमें शॉक से बचाता है। कभी कभी हमें अचानक से लगता है ना कि भाई शॉक लग रहा है, यहाँ पे करंट आ रहा है, इधर करंट आ रहा है, उस शॉक से बचाने के लिए अर्थ वायर यूज करा जाता है। लेकिन कई जगह अर्थ वायर यूज करते ही नहीं, लोग घर बनाते हैं तो अर्थ वायर लगाते ही नहीं, छोड़ देते हैं थोड़े से बचत के लिए। लेकिन अर्थ वायर हमें क्या करता है, ये शॉक से बचाता है। अभी बता देते हैं किस तरीके से काम करता है। ये तुम्हारा लाइव वायर और ये है तुम्हारा न्यूट्रल वायर। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों के दोनों वायर क्या कर रहे हैं, मतलब वही एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज 220 वोल्ट का पोटेंशियल। क्लियर? हाँ, ऑब्वियसली न्यूट्रल वायर का मान लो पोटेंशियल कितना है 0 और इसका कितना होगा 220, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में 220 वोल्ट तो हो ही गया ना। और सर्किट को कंप्लीट करना है तो पॉजिटिव से नेगेटिव तो जोड़ना ही पड़ेगा हमें। तो मान लो ये लाइव वायर है, सबसे पहले कहां गया, जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्यूज है, फ्यूज वाला बोर्ड है वहां जाएगा, फिर तुम्हारे मीटर में जाएगा, मीटर के बाद से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाता है कि भाई वहां पे लाके कनेक्शन जोड़ दिया, फिर हर एक रूम का कनेक्शन अलग अलग चला गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है तुम्हारा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से हर एक रूम का कनेक्शन अपना क्या जा रहा है, अलग अलग जा रहा है। अच्छा, इस कनेक्शन को देख के कुछ पैरेलल वाली याद आ रही है कि हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है क्या होता है, पैरेलल होता है। देखो ये मेन वायर, इस मान लो ये एक रूम है, ठीक है, इस रूम का कनेक्शन कैसे गया, इसका वायर अलग है, इसका वायर अलग है, इसका वायर अलग है, तो जितने भी तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं सभी पैरेलली हुए। तो ये तुम्हारा हाउस होल्ड सर्किट होता है। अब ये देखो जितने भी तुम्हारे यहाँ पे मान लो एक सॉकेट यहाँ था, एक सॉकेट यहाँ, एक सॉकेट यहाँ, जितने भी तुम्हारे सॉकेट है सबसे क्या कनेक्ट हो रहा है, ये जो अर्थ वायर है, ग्रीन कलर की जो वायर है ना वो कनेक्ट हो रही है। तो अर्थ वायर क्या करता है, हमें शॉक से बचाता है। कई बार क्या होता है ना, हमारे घर में कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं जो मेटल से बने होते हैं, उनके ऊपर चार्ज इकट्ठा हो जाता है, उनका जो सरफेस होता है, मेटल सरफेस होता है, उसके ऊपर चार्ज इकट्ठा हो जाता है। तो चार्ज इकट्ठा होने की वजह से कई बार हम जब उसे टच करते हैं तो हमें अचानक से शॉक लग जाता है। लग जाता है क्या? तो उस शॉक से कौन बचाता है, ये जो हमारा लाइव वायर है वो बचाता है। कैसे? वो क्या करता है, जो भी उसके ऊपर चार्ज इकट्ठा हो गया उस इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस के मेटल सरफेस के ऊपर, उस चार्ज को कहां भेज देता है, अर्थ के अंदर भेज देता है। अर्थ से कनेक्ट होता है यहाँ पे, तो सारे के सारे चार्ज जो मेटल सरफेस पे इकट्ठा होते हैं उन सबको वो कहां ट्रांसफर कर देता है, अर्थ में ट्रांसफर कर देता है और हमें शॉक से बचाता है। तो ये होता है तुम्हारा हाउस होल्ड सर्किट। इसमें 3 कनेक्शन होते हैं, एक अर्थ वायर जो हमें स्टैटिक चार्ज का जो शॉक है उससे बचाता है, दूसरा है लाइव वायर और तीसरा क्या है तुम्हारे न्यूट्रल वायर। क्लियर? अब देखो अर्थ वायर ये लिखा है, इट इज यूज्ड टू जस्ट पास स्टैटिक चार्ज टू द अर्थ, यानी कि यहाँ पे जो भी स्टैटिक चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हुआ होगा ना उसको अर्थ के अंदर पास कर देगा। अच्छा, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन क्या होती है? शॉर्ट सर्किट तब होता है जब तुम्हारा लाइव वायर, ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों किसी तरीके से टच कर जाए, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए कि दोनों टच कर जाए, तो टच करने का मतलब है कि शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा। ठीक है, कई बार ओवरलोडिंग से भी हो जाता है ये सारी चीजें, तो ये शॉर्ट सर्किटिंग ध्यान रखना। और ये जो स्टैटिक चार्ज वाला कंडीशन है जिससे जो हमें शॉक देता है उस शॉक से कौन बचाता है, हमें अर्थ वायर बचाता है। क्लियर? बात आ गई समझ में? तो ये है तुम्हारा हाउस होल्ड सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक मोटर इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये हमारे सिलेबस के पार्ट नहीं है। हमारे सिलेबस में यही टॉपिक था जो इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। तो उन सभी टॉपिक को आज हमने बहुत अच्छे से कवर करा, बहुत अच्छे से समझा। तो आज की क्लास में हम यही तक रखने वाले हैं, और अगर कोई आप लोगों को कोई डाउट आए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो आज की क्लास अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो और इंटरेस्टिंग लगी हो तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना है।